जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे जज्बा प्रोग्राम में। और इसके तहत हम आपको हमेशा मिलवाते हैं जाबाज सिपाहियों से जो भारतीय सेना में अपना योगदान दे चुके हैं। और इसी तरह से आज एक सिपाही हमारे यहाँ भारतीय सेना के मौजूद है। उनसे मिलवाने से पहले मैं कुछ बात आपसे कहना चाहूँगी। बंदूक की हर एक गोली पे एक फौजी की कहानी है। बंदूक की हर एक गोली पे एक फौजी की कहानी है, इसीलिए तो सारी दुनिया फौजी की दीवानी है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ आज मौजूद है हवलदार अमरजीत सिंह सर। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। अब आपसे हम नमस्कार। अब आपसे हम कुछ कहानी सुनना चाहेंगे जो कि आपके जीवन में घटित हुई है, तो वो कहानी आप हमारे श्रोताओं को ज़रूर सुनाएं। नमस्कार मैडम जी। मेरा नाम अमरजीत सिंह, मैं पंजाब होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मैंने आर्मी ज्वाइन की थी 1996 में अहमदनगर में। जी। तो 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद फिर मेरी यूनिट आर्मर्ड कोर की है जिसमें टैंक होते हैं। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी हिसार हरियाणा में हुई थी। तो मेरी मैक्सिमम सर्विस ज़्यादा पहले गोली लगने से पहले तक स्पोर्ट्स में था मैं। जी। तो हिसार से बाद फिर हिसार के बाद हम गए थे जब ऑपरेशन पराक्रम शुरू हुआ था, जब संसद भवन पे अटैक हुआ था। तो उस टाइम फौज को पूरी को डिप्लॉय किया था, तो चांसेस थे पाकिस्तान के साथ लड़ाई के। तो जहाँ बॉर्डर पिक्चर बनी है सनी देओल की, तो उस जगह पे हम डिप्लॉय थे। अच्छा। तो उसके बाद फिर उधर से हमारी पोस्टिंग हो गई जयपुर में। हाँ जी। तो जयपुर में फिर 2005 में मैं श्रीनगर मेरी पोस्टिंग हुई राष्ट्रीय राइफल में। तो 2005 में मैं शिफ्ट किया उधर श्रीनगर में। ये 23 जून की बात है। खबर मिली जो हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उधर मिलिटेंट है। अच्छा। 3 मिलिटेंट की खबर थी। तो हमने उधर से मूव किया जो हमारा टारगेट एरिया था। तो जाने के बाद हमारे को उधर डिप्लॉय हुए। तो जो हमारी जगह पे जो इनर कॉर्डन था उनकी जगह फिर हम इनर कॉर्डन में गए। तो फायरिंग स्टार्ट थी, बीच बीच में चल रही थी। तो मेरे उसी साहब ने बोला भी आप अभी, जैसे रात का टाइम था 9:30 का टाइम अराउंड, तो अभी हमने सेफ रहना है, आप अपनी टीम को डिप्लॉय कर दो और जो हमारी जगह टीम उधर थी उनको आप रिलीव कर दो। तो मैंने वो टीम अपनी जो बड़ी पैर में 2-2 आदमी अपनी जगह पे जहाँ जहाँ सेफ थे, तो मैंने उस हिसाब से उनको डिप्लॉय कर दिया। तो मेन मतलब जो एक जो अपना स्पेसिफिकेटेड होता है भी अपने बंदों को सेफ रख के हमने मिलिटेंट को ख़त्म करना। तो उसी हिसाब से हमारा रहता है भी रात के टाइम हमारा कोई कैजुअल्टी ना हो। तो रात को हम उसको पूरे उसको कॉर्डन करके रखें, उसको घेर के रखें। जब सुबह दिन चढ़ेगा तो फिर हम उसको, क्योंकि उनके पास तो एम्यूनिशन उतना ही होता है, कितने राउंड लेगा, 2 मैगजीन 3-4 मैगजीन। तो हम पूरी रात उसको टैकल करेंगे और ख़त्म भी हो जाएगा तो हमारे पास दूसरा एम्यूनिशन सुबह और आ जाएगा। तो हम उसको जैसे बड़ी पेयर दोनों ऐसे हम लगा के, तो बोला हमने जो हमारे स्टॉप लगाए हैं पॉइंट है वो चेक करने हैं। तो मैंने उनको बोला भी साहब अभी ठीक है, जहाँ जहाँ लगे हैं तो हम सुबह देखेंगे। बोले नहीं, वो मिलिटेंट था जो वो काफ़ी पुराना था, 12 साल से मिलिटेंसी में है। तो हर जो आरआर जो राष्ट्रीय राइफल रहती है कंपनी, वो हर ये सोचता है भी हम इसको किल करेंगे इसको। तो उस हिसाब से फिर हम स्टॉप चेक करते जा रहे थे। तो उनका भी एक मिलिटेंट का आगे टारगेट यही रहता है भाई, पहले वो देखते हैं भाई हम अगर नॉर्मल सिपाही है जहाँ अफसर है तो उनको उस हिसाब से वो रहता है। तो वो जो मिलिटेंट थे पहले घर के अंदर थे। तो जिस टाइम हम डिप्लॉय कर रहे हैं बीच बीच में उधर से भी फायरिंग चल रही है, हमारे से भी चल रही है। तो वो मिलिटेंट जो गली के पास में कमरा था उधर आ गया। तो उधर आने के बाद जैसे उसने हमारी बातें सुनी तो
हमारे बंदे भी बीच बीच में फायर कर रहे थे रुक रुक के। तो हमारे जो कंपनी कमांडर था, जहाँ सीओ साहब का आदेश था भी इसको टैकल करके रखना रात भर, सुबह दिन चढ़ने में इसको किल करेंगे देखने के बाद। तो जैसे वो मिलिटेंट ने आवाज़ सुनी बाहर, उसको आइडिया लग गया, वो भी 12 साल से मिलिटेंसी में है, तो उसने अंदर से ब्रेस्ट फायर किया। तो जैसे अंदर से ब्रेस्ट चला तो हम पीछे को भाग गए और हम मतलब ज़मीन पे लेट गए। तो उस टाइम कैप्टन साहब की गोली लगी, एक इधर लगी, वो मतलब बाद में हॉस्पिटल में जाके पता चला भी उनको एक गोली लगी बाजू में, उनके राइट आर्म में। तो इनका उनको पता चल गया भी गोली लगी है। तो हम जैसे लेट के अपना पोजीशन में हो गए, तो एक उनकी गोली लगी थी इधर से अंदर चले गई, जो उनके जो लंग्स हैं उनको डैमेज करके अंदर, इसका उनको पता नहीं चला। तो जैसे हम ज़मीन पे लेट गए, फायर करने लगे, तो मेरे को बोला, कैप्टन साहब ने बोला अमरजीत मेरे को फायर सपोर्ट देना, मेरे गोली लग गई है। तो मैंने बोला साहब कहाँ लगी गोली? तो बोले मेरे शोल्डर में लगी है, कोई नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जैसे मैंने ब्रेस्ट फायर किया, मतलब फायर किया, तो मिलिटेंट, अभी हमारे को पता नहीं मिलिटेंट किधर है, उसको अंदर से देख रहा है वो, जहाँ से अभी पूरा अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो जैसे बुलेट निकलता है बैरल से, तो बैरल के एंड से आग निकलती है, तो उसने उधर से जज कर लिया। जैसे मैंने ब्रेस्ट मारा भी चलो मैं उसको एंगेज करता हूँ, तो कैप्टन साहब उठ के जाएंगे। तो उनको फिर मिलिटेंट ने वो जहाँ से मैंने ब्रेस्ट किया, जैसे मैंने इधर रख के मारा, तो उसने मेरा राउंड ख़त्म हो गया, तो उसने अंदर से ब्रेस्ट मारा और बुलेट एक्यूचेट होके मेरे लेफ्ट थाई में लगी और गोली निकल गई। तो उस टाइम मेरे को ऐसे लगा जैसे, तो मैंने ब्रेस्ट फायर करने के बाद जैसे मैंने सोचा मैगजीन चेंज करता हूँ, उतने में ब्रेस्ट लगा तो मेरे गोली लगी। तो जैसे मैं ऐसे राइट में देखा तो कैप्टन साहब चले गए, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, वो तो चले गए। जब मेरे गोली लगी तो मेरे को ऐसे महसूस हुआ भाई मेरे ब्रेस्ट लगा है मेरे, क्योंकि मेरे को इतना ही जज हो रहा है, जैसे मैं लेटा हूँ तो मेरे इधर तक की थाई में जज हो रहा भी पैर है, तो नीचे का सारा जैसे इसकी हड्डी बोन पूरी फ्रैक्चर हो गई। तो मेरे को लग रहा है जैसे मेरी टांग ब्रेस्ट लगा घुटने पे, तो मेरी टांग उड़ गई नीचे से। तो मतलब मेरे माइंड में ये चल रहा है। तो जैसे मैंने उसको अपने को थोड़ा सा ऐसे कूनी के बल थोड़ा सा क्रॉलिंग करके तो दीवार के साइड में हो गया। तो जैसे मैंने राइट वाला ऐसे हाथ नीचे लेके गया, तो माइंड में एक थोड़ा सा मेरे को जोश आया भी पैर, मतलब मेरे साथ में पैर है, तो पैर उड़ा नहीं है। तो एक ऑटोमेटिक दिमाग में बात आई भगवान की तरफ से, कैसे आई, तो बोले अभी मतलब अभी मरूंगा नहीं, अभी बच जाऊंगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है ऐसे। तो जैसे मैंने इधर से लेफ्ट वाला हाथ ऐसे टच करके देख रहा हूँ, तो जैसे इस पॉइंट पे गया तो ब्लड का फ्लो इतना है, वो मैं उसको दबा रहा हूँ, वो मतलब हाथ से भी वो दब नहीं रहा, इतनी स्पीड से ब्लड निकल रहा। तो मैं ऐसे दबा रहा हूँ, वो ऐसे उठा रहा। तो मैं इसको ऐसे दोनों हाथों में ऐसे पकड़ के बैठ गया, और जो मेरा सेट था, बाकी टकी सेट बोलते हैं जिसको हम कम्युनिकेट करते हैं, तो वो मतलब नीचे गिर गया। और इतनी किस्मत अच्छी है, वो उसका जो उस पर एलईडी रहती है, जैसे कोई कॉल करता तो ब्लिंक करता है, तो वो एलईडी मेरी तरफ है। अगर दूसरी साइड होती तो कॉल कर रहे हैं तो लाइट ब्लिंक करेगी तो मिलिटेंट और ब्रेस्ट मारेगा। तो मैं इसको पकड़ के बैठा हूँ, तो मतलब इतना दिमाग में ऑटोमेटिकली वो हो गया भी ठीक है अभी कोई बात नहीं, अभी मरूंगा नहीं, अभी पैर साथ में ही है। तो मतलब इतना मेरे को समझ लगी भी हड्डी फ्रैक्चर हो गई, क्योंकि पैर ऐसे मुड़ गया। तो अभी मेरा बड्डी था वो भी चल गया, जो कैप्टन साहब थे वो चल गए, उनका बड्डी भी चल गया, अभी मैं अकेला हूँ उधर। तो इतने में वो पीछे मेरी जो क्यूआरटी टीम है, वो जो नाइट विजन डिवाइस है उससे लगा के देख रही है। तो उनको एक ऐसे जज हो जाता है, अगर मिलिटेंट है तो वो जो फेरन पहनते हैं बड़ा, तो वो नाइट में ऐसे क्लियर नहीं दिखाई देता, वो उसकी ड्रेस से जज हो जाता है। आर्मी पर्सन की ड्रेस है तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है और पटका पहन रखा, तो उससे पता चल जाएगा। तो उन्होंने देखा, तो उसने बोला अपना कमांडर है उधर पड़ा, तो वो देख रहे हैं पीछे से। तो मैं अभी अगर हिंदी में आवाज़ मारता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये हिंदी समझते हैं मिलिटेंट, तो फिर मैंने अपने साथियों को पंजाबी में उनको आवाज़ मारी जोर से। तब एक तो मैंने आवाज़ उनको पंजाबी में मार दी तो उनको जज हो गया, दूसरा वो नाइट विजन डिवाइस से देख रहे हैं, तो वो पीछे से दौड़ के आए
तो आने आने के बाद उन्होंने एक ने इधर मेरी बाजू में हाथ डाला, एक इधर ने डाला, तो मेरे को पीछे ले गए। तो मैंने उनको बोला भी ऐसे मेरी थाई में गोली लगी है और बोन फ्रैक्चर हो गई है। तो बोले कोई नहीं सर, पीछे जाके देखते हैं। तो जैसे हम उधर पॉइंट पे पीछे गए तो फिर उन्होंने पट्टी निकाल के, फील्ड पट्टी रहती है जो हम अपने बुलेट प्रूफ जैकेट में पीछे लेके चलते हैं, तो वो उन्होंने कस के पूरा, इसको नर्सिंग असिस्टेंट भी रहता है जो क्यूआरटी कमांडर की टीम रहती है उसके साथ, तो उन्होंने उसको मेरे इसको पैर को बांध के, जैसे मेरा वो बांध रहे हैं तो इतने में वो कैप्टन एसबी को गाड़ी में डाल के और उसकी टीम, और उधर से तकरीबन 25-30 किलोमीटर रहेगा जो हॉस्पिटल है, जी बेस हॉस्पिटल है श्रीनगर का, तो 30-35 किलोमीटर रहेगा। तो सीओ साहब ने आगे जो नाके रहते हैं रोड के ऊपर, आर्मी की पार्टी रहती है, उनको सब इन्फॉर्म कर देते हैं ये नंबर गाड़ी है, इसमें हमारी कैजुअलिटी आ रही है, तो इनको आगे रुकना नहीं, इनको जाने देना। तो कैप्टन एसबी को गाड़ी लेके निकल गई, और जो दूसरी टाटा सुमो थी उसमें 2 ड्राइवर और को ड्राइवर सिविलियन, और बीच वाली सीट पे उन्होंने मेरे को लिटा दिया, और मेरे साथ नर्सिंग असिस्टेंट था हमारा। मतलब इतना वो पेन तो बिल्कुल डेड एंड पेन था, और मुंह में ऐसे जैसे किसी ने कोयला रख दिया हो जलता, इतना मतलब बुरी हालत। तो मतलब वो कैप्टन साहब को उतारा स्ट्रेचर पे, वो गाड़ी ऐसे टर्न करी, हमारी जाके उधर लग गई। अच्छा। तो डॉक्टर साहब उधर आ गए, तो मैंने बोला भाई साहब पेन बहुत हो रहा, मेरे ये हड्डी फ्रैक्चर हुई है। तो मतलब मजाक में बोलता तूने आते आते एक्सरे कर लिया क्या रास्ते में। तो जैसे उन्होंने लिटाया जाके, तो वो कैजुअलिटी जैसे गोली की आती, तो कुछ बुलेट का आपको पता चल जाता है जो आपके हड्डी में लगते हैं, कुछ बुलेट है जो मांस में, जहाँ जो हड्डी में नहीं लगते, तो उनका जहाँ तो ब्लड निकल रहा है तब पता चलता है, जहाँ बाद में पता चलता है। तो मेरे को जैसे उन्होंने लटाया जाके, तो उसी टाइम वो मशीन एक आगे जो बॉडी का एक्सरा करता पूरा, तो एक बंदा ब्लेड लेके तो पूरा उसने ऐसे इधर से ब्लेड मारा, इधर से कपड़े फेंक देते हैं। तो उस बेड पे मैं हूँ, तो राइट साइड में मेरे कैप्टन एसबी सिंह है, वो इंजीनियर के थे। तो मेरे को उन्होंने देखा भी ऐसे लगी है, तो उन्होंने एक ने जो ग्लूकोज लगा दिया, एक ने ब्लड चढ़ा दिया, वो सब स्पीड में काम हो रहा है उधर। तो मेरे को पेन किलर दिया इंजेक्शन, तो मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब भी पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ा ये जो इंजेक्शन का डोज है थोड़ा सा हैवी देना, पेन बहुत ज़्यादा है जी। तो उन्होंने मेरे को बोला भी मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तू ये बातों छोड़ के, तू ये हमारा काम है, तुम अपना। तो उन्होंने बोला वो आपके साथ थे एसबी सिंह। तो मैंने जैसे राइट में देखा तो उनके वो ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो मेरे माइंड में क्या चल रहा है, उनको भी उनके तो बाजू में गोली लगी है और मेरे थाई में लगी है ना, तो उनको ऑक्सीजन लगा है, मेरे को लगाया नहीं। तो मैं ऐसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो जब तक उन्होंने एक्सरा मशीन से किया और पूछा और कहीं आपको लग रहा है, मैं बोला नहीं ये मेरे को इधर ही पता, बाकी तो नहीं है कुछ किधर गोली लगी नहीं। तो बाकी उन्होंने सारा चेक करके फिर उन्होंने इस हड्डी में एक वो ऐसे जैसे ड्रिल रहती है, ड्रिल से ऐसे इस हड्डी के अंदर सुन करके तो इधर वो एक रॉड डाल देते हैं जिससे बेड डाल के ऐसे पैर सीधा रहे। तो जहाँ से इसको ड्रिल से छेद कर रहे हैं उतना मेरे को पता है। और वो कैप्टन एसपी संग मेरे को बोल रहे हैं उनको 2 गोली लगी है, फिर भी हौसला दे रहे हैं, बोले अमरजीत कोई नहीं, घबराना नहीं, ये आर्मी में है तो इधर गोली लगनी है, कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ उनको, बोला साहब आपको ओसी साहब ने बोला, सीओ साहब ने बोला भी सुबह देखेंगे। बोला कोई नहीं, जो हो गया हो गया, अभी इधर आ रहे हैं मैं तो गोली लगेगी। तो इतने में मेरे को जैसे उन्होंने इंजेक्शन दिया तो मेरे को मतलब बेहोशी आने लग गई, तो मेरे को उसके बाद का पता नहीं। तो जैसे आँख खुली तो फिर एमएनएस फिर मैडम वो पास में आई, तो उसने मेरे को बोला भाई कैप्टन एसपी सिंह आपके साथ थे। मैं बोला हाँ। जैसे उन्होंने ऐसे बोला तब मेरे को ऐसे डाउट हो गया। हाँ। तो मैंने बोला क्या हुआ उनको, तो उन्होंने बोला भी उनको डॉक्टर साहब बचा नहीं सके। अच्छा। तो जब तक ये जितना रात तक हुआ एक भी आंसू नहीं आया। जैसे उन्होंने ये बोला उस टाइम
मतलब दोनों हाथ में, एक में वो सलाइन लगी है, एक में ब्लड लगा है, तो हाथ तो दोनों ऐसे हैं। तो दोनों आँखों से पानी स्टार्ट हो गया। मतलब मेरे को जब उन्होंने बताया भी कैप्टन एसपी सिंह, वो उनको डॉक्टर बचा नहीं सके। जैसे मेरा मतलब स्टार्ट हुआ आँखों में से पानी निकलना, तो फिर उन्होंने बोला, तो जैसे वो वापस गई वो टॉवल लेने के लिए, तो दूसरी मैडम ने उनको बोला भी आपको ये बात पेशेंट सीरियस साहब को बतानी नहीं चाहिए, आपको ठीक है आपने। तो फिर वो जैसे वो इतनी देर में लेके जैसे वापस आई, तो मेरे वो आंसू वो साफ कर रही दोनों साइड से। फिर मतलब मेरे को हौसला देने के लिए बोला, उन्होंने बोला आपके तो नहीं, मेरे भी माइंड में एक बार तो दिमाग में आई। फिर उन्होंने मेरे को हौसला दिया, बोला आपके तो एक ही गोली लगी है थाई में, तो उनके 2 गोली लगी थी। तो मैंने उनको बोला मैडम नहीं, उनको तो एक ही लगी थी बाजू में ऐसे। तो बोले नहीं, उनके एक लेफ्ट शोल्डर से गोली लगी थी, वो उनके अंदर चल गई, वो ऑर्गन को फेल कर दिया, और पूरी रात उनका ऑपरेट चला। तो जैसे वो डॉक्टर ने वो बुलेट निकाला, तो उसी टाइम उनकी डेथ हो गई। जैसे हमारे सीओ साहब और हमारे अफसर वो आए देखने के लिए, तब मैंने मेरा जो अटेंडर था वो आ गया मेरे पास, वो फ़ोन लेके। फ़ोन तो चलो मेरे उसमें था, तो मेरे को ये सोच रहा था, माइंड में ये चल रहा था अभी, जो मेरा तो जो हो गया, अभी घर वालों को, मेरी माँ को, फादर को, मिसेज को पता लगेगा तो वो ज़्यादा उनका होगा। मैंने उनको फ़ोन करके बोला, पूछा है, तो मैं बोला मैं ऐसे, बोला आपने फ़ोन नहीं किया कल? तो मैंने बोला मैं आपसे बात करी तो है, ठीक हूँ, ऐसे नॉर्मल थोड़ा सा हो गया, इधर आरआर में आए हैं तो गोली लगेगी ना। तो दोस्तों आपने सुना कि किस तरह से ये इतनी बड़ी चोट लगने के बाद उन्होंने कितने साल में ये रिकवर किया और आज अपने पैरों पे खड़े हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा? बचपन हमारा मतलब नॉर्मल था काफ़ी। मेरे फादर 5 ब्रदर हैं, और पांचों में उन्होंने मतलब ज़मीन इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, बट सारे मतलब आर्मी में जॉब करी है। तो सेकंड फिर मेरे ताया जी फॉरेन में थे, कनाडा में। फिर मेरे फादर भी रहे हैं मेरे, जब गन शॉट हुआ था उससे पहले आए थे बाहर से। जी। तो बचपन ऐसे पढ़ाई भी करनी है, और चारा लेके आना, पशु जो गाय मतलब भैंस मेहनत रखी है वो करने भी की डालना, आदत थी। तो सब मतलब खेतों का भी पूरा काम करना और पढ़ाई भी करना। हमारे टाइम कोई इतना ट्यूशन नहीं, जी कोई कोचिंग नहीं, कोई नहीं। आजकल जैसे ये आर्मी में भर्ती होने के लिए जी जी ट्रेनिंग चलती है, वो चलती है। हमारे टाइम में हमने स्पोर्ट्स के लिए भी टाइम निकालना, हमने खेतों के लिए भी काम करना। जी जी तो रनिंग हमने कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करी। जब हम अहमदनगर में आए भर्ती होने के लिए, कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि हमारा वो फिजिकल फिटनेस उतनी थी, हाँ तो हमारे को जरूरत नहीं पड़ी। जी तो बाकी इतना था भी खेतों का काम करना और पढ़ाई करनी। 12th के बाद फिर बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे, तो उसके बाद फिर माहौल हमारे सारे, जैसे फादर चाचा था वो 5 भाई हैं, तो सारे आर्मी में थे। तो बचपन में उन्हीं से प्रेरणा मिली। तो ऐसा रहा आपका बचपन। अब हम जानना चाहेंगे कि आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो ये देख रहे हैं, जिनमें डिसेबिलिटी है और वो अपने ज़िंदगी से हार मानते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो ये आपके माइंड के ऊपर होता है। हम्म। अगर आपके माइंड ने डिसेबिलिटी मान ली, जी तो आपकी बॉडी को मानना पड़ेगा, फिर आप उसी में रहेंगे। अगर आपके माइंड में जैसे एक चीज़ सोचते हैं, बाकी कोई कोई बंदा अपने भगवान में बिलीव करता है, कोई नहीं करता है। जी जी तो दूसरी बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो हम सुनते हैं, जी सर। वो भी चीज़ मैटर करता है। बाकी आपके माइंड के ऊपर, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो आपके दिमाग के ऊपर भी है। कोशिश करते रहे आप। कोशिश करते रहो, पॉजिटिव सोचो। जी जी नेगेटिव सोचोगे तो आपके माइंड में नेगेटिव बात आएगी, जी पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव बात आएगी। तो दोस्तों किस तरह से अपने आप को स्थापित करने के लिए उन्होंने कितनी कोशिशें की।
फिजिकल एक्टिविटीज़ उन्होंने की और आप सबको भी ये संदेश दे रहे हैं कि अपने मन को बहुत मजबूत रखो। तो अब हम एक सवाल आपसे करेंगे कि क्वीन मैरिज में जब आप आए जी या किसी ने आपको क्वीन मैरिज के बारे में बताया, यहाँ जब आप आए तो उससे पहले की हालात और यहाँ आने के बाद आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी? तो जो 1 साल का MBA का डिप्लोमा कराते हैं DASM, जी जी तो हमारे कैप्टन साहब थे एडजुटेंट की ड्यूटी कर रहे, तो उन्होंने बोला ये कर ले तू, ये तेरे लिए ये ठीक रहेगा। जी। तो वो कोर्स किया आपने? हाँ, तो मैं वो कई लोग तो उधर से आ जाते हैं, इधर आके डिसाइड करते हैं, मैं वो झुंड से ही डिसाइड करके आया था भी यही कोर्स करना है। हाँ। तो वो 1 साल का कोर्स है, 1 साल ऑन जॉब ट्रेनिंग है, तो बट मैं 3.5 साल इधर ही रहा हूँ। जी जी तो मेरी यूनिट ने मेरे को बहुत सपोर्ट करी है। जी जी तो 1 साल इधर जैसे कोर्स किया, आके कोर्स में जो हमने पढ़ाई किया, और आर्मी पर्सन को ज़्यादा बिजनेस की नॉलेज नहीं रहती नहीं, क्योंकि उतनी उसको छुट्टी मिलती है और घर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। जी चाहे 20 साल सर्विस करे, 15 करे, तो आर्मी और घर आया, घर के बाद वापस ड्यूटी। जी तो बिजनेस की नॉलेज किसी की फैमिली में नहीं होगी तो समझ में आएगी, अदरवाइज मैक्सिमम नॉलेज बिजनेस की नहीं रहती। तो QMT के जो हमारे थे और जो हमारे चितले साहब हैं, उनका एक इनिशिएटिव एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक कोर्स चलाया था उन्होंने 1 वीक का। जी जी तो उसमें हमारे को बहुत नॉलेज मिली। हम खुद का कोई ना कोई, अभी हमने सर्विस कर लिया 20 साल, तो अभी हम बाहर खुद का कोई हम बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये हासिल किया आपने यहाँ जी, से? तो फिर मैंने ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन लिया था DSM MBA का डिप्लोमा में। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने WNS कंपनी है मगरपट्टा में, तो उधर मेरी यूनिट के एक जितेंद्र सिंह है, वो 10 साल सर्विस करके आए थे, अभी शायद सीनियर मैनेजर हैं। उनकी भी बहुत सपोर्ट रही है मेरे को। तो उन्होंने उनकी सपोर्ट से मैं एडमिन डिपार्टमेंट में मैंने ऑन जॉब ट्रेनिंग, जो अप्रेंटिस करते हैं हम, 1 महीने की, शायद 15 दिन की थी, 1 महीने की अप्रेंटिसशिप मैंने करी थी WNS में, 2 मंथ की। जी तो उसमें कॉर्पोरेट में जो एडमिन डिपार्टमेंट है वो क्या काम करता है, जी जी तो कंपनी को क्या सपोर्ट है, उनकी कैफेटेरिया मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी देखना, वो सब मैंने उधर से किया। फिर मेरा जो हमारा कोर्स का था वाइवा हुआ पुणे यूनिवर्सिटी में, वो भी मेरा पहले नंबर पे था, क्योंकि मैं खुद जो मैंने काम सीखा वो मैंने रिपोर्ट प्रोजेक्ट बनाया था। जी 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 तो वो सीखते सीखते फिर मेरे को वो कैफेटेरिया में एक बंदा जो कैफेटेरिया में जो चाय बेच रहा है, तो वो उसका बिजनेस अच्छा है। तो फिर मैंने डिसाइड किया ये कैफेटेरिया में जो हमारा स्टॉल है स्नैक्स का, चाय कॉफ़ी का, तो ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डिसेबल्ड, पैर में प्रॉब्लम है, तो दूसरा भाग दौड़ का काम मुश्किल है। नहीं हो सकता। हाँ। तो फिर मैंने एक साल मैंने वो इवन कॉफ़ी नाम से एक है, तो वो उनके साथ मैंने वो काम सीखा, वो कैसे वो मैनेज करते हैं, मैन पावर कहाँ से मिलती है, जी तो वो सारा वो मैंने उनसे सीख के, तो उसके बाद फिर जो मेरी यूनिट के जितेंद्र सिंह हैं, वो हमारे अल्फाज गार्डन के थे राजस्थान के, जी उनकी सपोर्ट से फिर मैंने किसी का मतलब डॉक्यूमेंट लगा के तो एक स्टॉल मैंने स्टार्ट किया। आर्मी पर्सन तो सीधा बंदा है तो सीधा बोल देगा हाँ जाना, बट इधर आन के सीखने को ये मिला कि आप सीधा किसी को जवाब नहीं देना, स्टेट पे किसी को मना नहीं करना। तो ये भी मेरे उस फ्रेंड ने ही मेरे को बताया था। जी जी तो जैसे आर्मी पर्सन हम कोर्स पे आते हैं तो हमारे को आदत रहती है सुबह उठें जल्दी, तो आए हैं तो दोपहर खाना खा के हमारे को 1-1.5 घंटा है तो हम आराम सो जाते हैं। तो उसने बोला था अगर इधर कुछ करना है तो ये दिन में सोना बंद करना पड़ेगा। तो फिर मेरे को ये नॉर्दर्न ट्रस्ट से कर्नल शिवारमन है, वो इंडिया हेड है फैसिलिटी के, तो उनका मेरे को कॉल आया, तो उन्होंने काफ़ी मेरे को अच्छा सपोर्ट किया। फिर तो फिर मेरे को इंटरव्यू हुआ मेरा नॉर्दर्न ट्रस्ट में, हमारे मैनेजर विकास मित्तल हैं, तो मैडम है शिल्पा मैडम, तीनों ने मेरा एक ही इंटरव्यू हुआ,
एक नॉर्मल हुआ, एक हुआ। तो उन्होंने, अभी हमारे को एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा तो जो एक्सपीरियंस हमने आर्मी में किया है, जो हमने ये अप्रेंटिस में ऑन जॉब ट्रेनिंग में किया एडमिन में, तो उन्होंने मेरे को मौका दिया मेरे को नॉर्दर्न ट्रस्ट में। जी। तो अभी मेरे को रिकंसिलेशन टीम मेरे को मिला। जी। तो जैसे मैंने ज्वाइन किया, मेरे को वही माइंड में था मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मिलेगा, तो उसमें मेरे को काम की कोई प्रॉब्लम नहीं, सब नॉलेज है। जी जी। तो बट वो ज्वाइन करने के बाद रिकंसिलेशन डिपार्टमेंट है, जो फाइनेंस, अभी हमारे साथ के जो टीम बच्चे काम करते हैं वो सब MBA फाइनेंस हैं, तो BCom सब किया, उनकी एजुकेशन हाई है। बट वो टीम ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। वो जो मैनेजर हैं, जो सीनियर अथॉरिटी है, वो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है भी आपने एक जो आपकी टीम में जो बंदा का शामिल किया है, जी। तो उससे आपने काम कैसे लेना है। जी। तो मतलब स्टार्टिंग में मेरे को लग रहा था भी मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड और वो बहुत डिफरेंस है। तो बट उनकी इतनी सपोर्ट रही है, उन्होंने बोला आपसे आप कर लोगे, आप इतने आपके ऑपरेशन हुए हैं, आपने गोली खाई है, हमारा भी फर्ज बनता है आपको सपोर्ट करने का, जी। और आपका भी आप कर लोगे, हमारे को पता है। जी। तो आप दिन में 2 करना है तो 2 करो, 5 करना है तो 5 करो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जी। तो इतना कुछ आपने हासिल किया जीवन में बहुत संघर्ष के बाद, और KMTI ने बहुत कुछ आपको दिया, इसमें ये बातें हमें अब पता चली है आपसे। तो एक चलते चलते एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि जो आर्मी के लिए बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं आर्मी में, उनके लिए आप कुछ सुझाव आपने दे कि वो किस तरह से आर्मी में आने के लिए तैयारी करें। जो मतलब बच्चों को अफसर NDA में उनको करना चाहिए। लॉन्ग सर्विस पे नहीं आना चाहता तो शॉर्ट सर्विस में अगर आएगा, तो शॉर्ट कमीशन में आएगा, 7-8 साल करके आएगा, तो वो कॉर्पोरेट में वो सीधा मैनेजर लेवल पे आएगा। जी जी, सही बात कही आपने। में भी पर फिटनेस के लिए उनको क्या और करना चाहिए, जो फिजिकल फिटनेस में उनको ये मोबाइल को थोड़ा कम यूज करना चाहिए, और अपनी फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। जी जी। आदमी कम से कम, जो बंदा एक घंटा 24 घंटे में अपनी बॉडी को नहीं दे सकता, अपनी बॉडी को जो प्यार नहीं करता, तो फिर दूसरे को क्या करेगा वो। मतलब बॉडी को 1 घंटा जरूर देना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। नॉर्मल रनिंग, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेगा तो कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं है। मतलब अपना फिटनेस बहुत जरूरी है। और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, बच्चों को पॉजिटिव गाइडेंस दो। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो दोस्तों, ये थे हवलदार अमरजीत सिंह, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें हमारे बच्चों के लिए बताई है, और आने वाली पीढ़ी को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। कितना कुछ संघर्ष किया और आगे बढ़े हैं, इसी तरह से आप सब भी ज़रूर आगे बढ़ेंगे, ऐसी आशा हम करते हैं। तो सर, आप हमारे यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब बढ़ते हैं आगे, हम अगली कड़ी की तरफ जाएंगे, और अब इजाज़त चाहूँगी मैं सुजाता, और अगली कड़ी में मिलते हैं जज्बा में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।